रिवर्स इंसैनिटी के पार्ट 8 में तुम सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। तो पिछले पार्ट में फैंग युआन और फैंग युआन के क्लासमेट का अभी फाइनल एग्जामिनेशन आ गया था, जहां पर उनके क्लैन के लीडर ने उन्हें बोला था कि इस टूर्नामेंट में उन लोगों को एक दूसरे के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। और एक दूसरे के साथ कम्पीट करने से पहले सभी लोगों का अभी कल्टीवेशन चेक होता है, जहां पर अभी फैंग युआन से ज्यादा फैंग जेंग का कल्टीवेशन होता है, जिसको देखने के बाद अभी फैंग जेंग खुद के ऊपर ही बहुत ही ज्यादा प्राउड कर रहा होता है। और फैंग जेंग तो अभी बोल रहा होता है कि इस बार तो मैं फैंग युआन को हरा ही दूंगा। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग मोबे और एक लड़की के बीच में मैच देखते हैं, जिसको मोबे बहुत ही बुरी तरीके से मार के हरा देता है। और अभी अपने भाई ने लड़की को ऐसे मार के जीतते हुए देख के मोबे की बहन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। और इसको देख के मुझे अभी एक बात कहना है कि ये औरत जात औरत से ही जलती है। उसके बाद अभी चिंचैंग और एक बच्चे के बीच मैच होता है, जहां पर चिंचैंग अभी उस बच्चे के सारे अटैक को बस डॉज ही कर रहा होता है। और ऐसे ही डॉज करते करते चिंचैंग उस बच्चे को भी हरा देता है। उसके बाद अभी मोबे और फैंगजेंग के बीच मैच होता है, जहां पर फैंगजेंग मोबे को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद फिर से फैंगजेंग वर्सेस चिंचैंग के बीच मैच होता है, जहां पर चिंचैंग फिर से अपना हरकत दिखाता है और वो फैंगजेंग से भी दूर भागता है, जिसको देख के फैंगजेंग चिंचैंग को बोलता है कि तू भागता रहे, कभी ना कभी तो तेरा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होगा ना, उसके बाद तो मैं तुझे आसानी से मसल लूंगा। जो सुन के चिंचैंग को भी अभी समझ आता है कि हाँ, फैंगजेंग की बातों में कुछ तो पॉइंट है। और ये सोच के चिंचैंग अभी फैंगजेंग से फेस टू फेस लड़ने के लिए जाता है, जहां पर होना क्या था, फैंगजेंग चिंचैंग को बहुत ही कुत्ते की तरह मारता है। और इतना मारने के बाद फैंगजेंग चिंचैंग को भी हरा देता है। उसके बाद अभी फाइनल मैच होता है, जहां पर फैंग युआन वर्सेस फैंगजेंग होता है, यानी कि दो भाइयों के बीच क्लैश, जहां पर अभी फैंग युआन फैंगजेंग को कुत्ते की तरह मारता है। और फैंगजेंग को कुत्ते की तरह मारने के बाद अभी उसके सर के ऊपर अपना पैर भी रख देता है, जिसको देख के अभी बहुत सारे बंदे शॉक हो जाते हैं कि आखिर फैंगजेंग ने फैंग युआन को कैसे हरा दिया। पर फैंग युआन तो अभी भी फैंगजेंग को अपने पैरों के नीचे ही दबा रहा होता है। पर फैंगजेंग अभी अपने सर को उठाने की कोशिश करता है, जिसको देख के बाकी के बंदों को तो लगता है कि फाइनली फैंगजेंग अभी उठ रहा है। पर फैंग युआन फिर से फैंगजेंग की सर को नीचे दबा देता है, जिसको देख के फैंगजेंग को अभी बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेशन वाला फील आ रहा होता है, इसलिए वो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, जिसको देख के अभी फैंग युआन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। पर दूसरी तरफ अभी फैंगजेंग को तो लग रहा होता है कि वो फैंग युआन को रेजिस्ट कर सकता है, इसीलिए वो अभी उठ रहा होता है। पर इस बार फैंग युआन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो फैंगजेंग के सर को बहुत ही जोर से जमीन में स्लैम करता है, जिसको देख के बहुत सारे बंदे तो शॉक होते हैं। पर मसाओ जैसा दिखने वाला बंदा अभी हंस रहा होता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, थोड़ी देर पहले जाके देखो, ये मसाओ जैसा दिखने वाला बंदा अभी हंस रहा है फैंगजेंग के ऊपर। उसके बाद अभी एल्डर भी ये सब देख के शॉक होते हैं कि आखिर फैंग युआन ने फैंगजेंग को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। और अभी हम लोग फैंगजेंग को देखते हैं, जिसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि फैंगजेंग फाइनली हार गया। और इन सब चीजों को होते हुए ये लड़का और लड़की भी अभी ऊपर से देख रहे होते हैं, जहां पर ये लड़की अभी बोलती है, ये फैंग युआन बंदा बहुत ही ज्यादा कर रहा है, आखिर ये बंदा किसी को ऐसे कैसे बुली कर सकता है। और ये बोलने के बाद अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है फैंग युआन के ऊपर, जहां पर फैंग युआन अभी भी फैंगजेंग के ऊपर अपना पैर रखा होता है, जिसको देख के अभी फैंगजेंग सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, आखिर मैं क्या करूं। हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास अभी भी मूनलाइट गू बचा हुआ है, हम लोग अभी बहुत ही ज्यादा करीब है, अगर यहाँ से मैं उसके ऊपर मूनलाइट गू से अटैक करूंगा तो वो इसे डॉज नहीं कर पाएगा। पर दूसरी तरफ अभी फैंग युआन फैंगजेंग को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि फैंगजेंग फैंग युआन के ऊपर मूनलाइट ब्लेड से अटैक करे, उससे पहले ही फैंग युआन ने फैंगजेंग के ऊपर मूनलाइट ब्लेड से अटैक कर दिया, जिसकी वजह से फैंगजेंग अभी बहुत ही जोर से चिल्लाता है। पर फैंग युआन को ये सब देखने के बाद भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि फैंग युआन कितना ज्यादा क्रूअल है, आखिर वो अपने यंगर ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और सालों अगर फैंगजेंग फैंग युआन के ऊपर मूनलाइट ब्लेड से अटैक करे तो वो बात फेयर है, पर अगर फैंग युआन फैंगजेंग के ऊपर मूनलाइट ब्लेड से अटैक करे तो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद अभी हम लोग फैंगजेंग को देखते हैं, जिसको तो ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो अभी हार चुका है। और फैंगजेंग को अभी ऐसा भी लग रहा होता है कि वो फैंग युआन से कभी भी नहीं जीत सकता। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग मोबे को देखते हैं, जिसको तो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ये सब देख के अभी बहुत सारे बंदों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लोग तो अभी कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। और ये सब देख के अभी मोबे चिल्ला के बोलता है, फैंगजेंग उठो, मेरे लिए उठो और फैंग युआन को हरा दो। और फैंग युआन तो अभी ये सुन के मोबे की तरफ ऐसे देख रहा होता है कि जैसे हाँ, तू बोलेगा तो फैंगजेंग उठ ही जाएगा। पर मोबे की ये मोटिवेशन स्पीच सुनने के बाद अभी बहुत सारे बंदे फैंगजेंग को चीयर करना शुरू करते हैं कि उठो फैंगजेंग, उठ के फैंग युआन को हरा दो। और मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे ये सुनने के बाद एक शायरी याद आई है, जिसमें लोग बोलते हैं ना कि जब हाथी चलता है तो अब साइड में जो है कुत्ते भौंकते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे इसी का याद आया अब ये पैनल देख के। उसके बाद अभी पूरे स्टेडियम में जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग अभी फैंगजेंग को चीयर करते हैं और उसे बोलते
हैं कि फैंग युआन को हराओ, जिसको अभी फैंगजिंग भी बहुत ही अच्छे से सुन रहा होता है। उसके बाद अभी फैंगजिंग सोचता है कि सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे अंकल, मेरे आंट, मेरे दोस्त, सारे के सारे लोग मुझे अभी सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे फैंग युआन को अभी हराना ही पड़ेगा। मेरे मास्टर के लिए, मेरे प्यार के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों ने मेरे ऊपर अभी भरोसा किया है। और फैंगजिंग ये बोलने के बाद अभी उठने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसको देख के अभी बहुत सारे बंदे फिर से फैंगजिंग के लिए चीयर करते हैं। और फैंगजिंग भी ये सारे की सारे चीयर सुन के बोलता है कि आखिर मैं ऐसे कैसे गिर सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं गिर सकता। और ये बोल के फैंगजिंग अभी फैंग युआन को रेजिस्ट कर रहा होता है, जिसको देख के तो अभी लीडर भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि फैंगजिंग अभी ग्रीन ग्रीन ऑरा को एमिट कर रहा है, जिसकी वजह से अभी फैंगजिंग ने फैंग युआन को दूर फेंक दिया होता है। और उसके बाद अभी हम लोग फैंगजिंग का ये ऑरा वाला पैनल देखते हैं। और आखिर फैंगजिंग तुझे हो क्या गया है, क्या तू अभी सुपर सैयन बनने वाला है? ओके, मुझे पता है मैंने बहुत ही घटिया जोक मारा है, अब से नहीं मारूंगा मैं ऐसा जोक। और बाकी बंदे जो कि अभी फैंगजिंग को चीयर अप कर रहे होते हैं, वो तो ये देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली फैंगजिंग उठ गया। और फैंग युआन अभी फैंगजिंग के इस पावर अप को देख के बोलता है, अच्छा तूने अभी जेड स्क्रीन गू का यूज किया। पर फैंगजिंग अभी खड़ा हो गया फैंग युआन को बोलता है कि भाई देखो मैं अभी खड़ा हो गया और इस टाइम मैं तुम्हें जैसे भी करके हरा दूंगा। और फैंगजिंग अगर तू रिवर्स इंसैनिटी में नहीं होता तो मैं मान लेता कि तू हरा देता इतना पावर अप मिलने के बाद भी, पर भाई तू रिवर्स इंसैनिटी में है, जहां पर तू यहाँ है और फैंग युआन यहाँ पर है, तो फैंग युआन को हराने का सपना तो तू भूल ही जा। उसके बाद अभी हम लोग फैंग युआन को देखते हैं, जहां पर फैंग युआन तो ये सुन के बोलता है, अच्छा बड़े साहब को मुझे हराना है। और ये बोल के अभी फैंग युआन भी रेडी हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैनल में क्या देखते हैं कि फैंग युआन फैंगजिंग को कुत्ते की तरह मार रहा है। और फैंगजिंग तो ये खाने के बाद सोचता है, क्या फैंग युआन ने मेरे जेड स्किन गू का डिफेंस को ब्रेक कर दिया, आखिर ये कैसे हो सकता है, फैंग युआन इसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये बोल के खत्म करने के बाद फैंग युआन अभी फैंगजिंग के चिन के ऊपर पंच मारता है, जिसकी वजह से अभी फैंगजिंग का पूरा डिफेंस चकनाचूर हो जाता है। और फैंगजिंग अभी फैंग युआन से दूर जाके गिरता है, जिसको देख के अभी जो बंदे पहले फैंगजिंग को चीयर कर रहे होते हैं वो लोग अभी कुछ भी नहीं बोल रहे होते। उसके बाद हम लोग अभी फैंग युआन के हाथों को देखते हैं, जिनसे अभी ब्लड आ रहा होता है। और फैंगजिंग अभी उन सभी लोगों को बोलता है जो कि थोड़ी देर पहले फैंगजिंग को चीयर अप कर रहे होते हैं, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। तुम लोगों को तो यही लगा था ना कि फैंगजिंग मुझे अभी हराने वाला है। और ये सुनने के बाद अभी क्लैन लीडर और बाकी के दो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। उसके बाद अभी हम लोग फैंग युआन को देखते हैं, जहां पर उसने फैंगजिंग को बहुत ही मच्छर की तरह मार दिया होता है। और बाकी के ऑडियंस तो ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं कि फैंग युआन ने सिर्फ 2 पंचेस के साथ जेड स्किन गू के डिफेंस को चकनाचूर कर दिया। आखिर फैंग युआन कितना ज्यादा ताकतवर है कि उसने जेड स्किन गू को भी चकनाचूर कर दिया। क्या उसको दर्द फील नहीं होता? फैंग युआन ने तो अभी अपना डिफेंस गू का भी यूज नहीं किया, उसने बस अपने बेयर हैंड से ही जेड स्किन गू को तोड़ दिया। और ये देख के तो ऐसा लगता है कि फैंग युआन अभी पागल हो चुका है। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग एल्डर को देखते हैं, जहां पर एल्डर अभी फैंग युआन का हेल्थ का चेकअप कर रहे होते हैं, जहां पर एल्डर अभी फैंगजिंग को देख के बोलते हैं कि फैंगजिंग को इतना ज्यादा कुछ मेजर चोट नहीं लगा है, पर इसके सर ने अभी बहुत ही ज्यादा सफर किया है, इसीलिए ये अभी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो चुका है। ये बिलीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि किसी ने जेड स्किन गू को अपने बेयर हैंड से ही तोड़ दिया। और ये बोलने के बाद एल्डर अभी फैंग युआन को बोलते हैं कि फैंग युआन वहीं पर ही रुको, मैं तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ। और ये बोल के अभी एल्डर फैंग युआन के हाथों को देखते हैं, और एल्डर अभी फैंग युआन के हाथों को देखने के बाद बोलते हैं कि इसको भी बहुत ही ज्यादा चोट लगा है, इसको अभी इतना ज्यादा चोट लगा है कि इसका तो अभी हड्डियां भी दिख रही है। और इससे तो पक्का हो गया कि फैंग युआन का भी हाथों का हड्डियां तो टूटा ही है। पर आखिर इतना ज्यादा खतरनाक दर्द होने के बाद भी फैंग युआन आखिर अपना इमोशन को क्यों नहीं दिखा रहा। और ये सब सोचने के बाद अभी एल्डर बोलते हैं कि फैंग युआन अभी मैं तेरे हाथों को हील करने वाला हूँ, और इसमें तुझे थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, इसीलिए इस दर्द को एंड्योर कर लेना। और ये बोलने के बाद अभी एल्डर अपने हाथों में हीलिंग एनर्जी को लाते हैं, और अपने हाथों में उस हीलिंग एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद अभी वो एल्डर फैंगजिंग के हाथों को ठीक करना शुरू करते हैं। और अभी फैंग युआन भी एल्डर को ऐसे दिखा रहा होता है जैसे कि उसे अभी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और दूसरी तरफ अभी एल्डर ऐसा सोच रहे होते हैं कि फाइनली अभी मैं फैंग युआन के अंदर अपना डिवाइन सेंस को डाल सकता हूँ, और डिवाइन सेंस की मदद से मैं अभी फैंग युआन की प्रीमियल एसेंस को देख सकता हूँ कि आखिर उसमें क्या क्या है। और ये बोलने के बाद अभी एल्डर हीलिंग मैजिक के साथ अपना डिवाइन सेंस को भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से एल्डर अभी फैंग युआन की प्रीमियल सी को देखते हैं। उसके बाद जब एल्डर फैंग युआन के प्रीमियल सी के अंदर जाते हैं, तब वहां पर उनको एक गू ओम दिखता है। और उसके बाद अभी एल्डर बोलते हैं कि फैंग युआन की पूरी बॉडी सर्च करने के बाद मुझे उसके अंदर बस मूनलाइट गू और एक छोटा सा लाइट गू ही मिला। फैंग युआन के अंदर इन दोनों गू को छोड़ के और कोई भी गू नहीं है। इसका मतलब कि फैंग युआन ने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से ही जेड स्किन गू को तोड़ दिया, और फैंग युआन के स्ट्रेंथ ने तो अभी बहुत सारे एडल्ट के स्ट्रेंथ को भी सरपास कर दिया है। पर फैंग युआन अभी सिर्फ एक 15 साल का बच्चा है, आखिर फैंग युआन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और एल्डर अभी फैंग युआन के हाथों को पूरा ठीक कर देता है, जिसको देख के
अभी फैंगमैन एल्डर को बोलता है कि थैंक यू एल्डर मेरे हाथों को ठीक करने के लिए। और ये बोल के अभी फैंगमैन सोचता है कि मैं जानता था कि ये एकेडमी एल्डर हीलिंग के नाम पे मेरे अंदर अभी देखने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने व्हाइट बोर गू और जेड स्किन गू को मेरे सेकेंडरी हिडन केव में छुपा दिया। और बात रही चिंकू सिकाड़ा की, तो जब वो छुपता है तब उसे तो रैंक 6 के गू मास्टर भी नहीं ढूंढ सकते। सो आखिर ये बुड्ढा मेरे चिंकू सिकाड़ा को कैसे ढूंढ सकता था। और ये सोचने के बाद फैंगमैन अभी अपने रास्ते में जाते हुए सोचता है, हाफ ईयर अगो मैंने अपने लाइफ को डेंजर में डाल के बहुत सारे सुअर के दांत को इकट्ठा किया था, जिसकी मदद से मैंने अपने कैंप के आसपास सेकेंड लेयर की प्रोटेक्शन बना दिया था। और ये प्रोटेक्शन अभी फाइनली काम आने वाला है। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग क्लैन लीडर को देखते हैं, जहाँ पर क्लैन लीडर अभी सोच रहे होते हैं, मेरे गाइडेंस के अंदर अभी फैंगजेंग ही वो पहला बंदा था जिसने अभी ब्रेक थ्रू किया था, पर अभी जो हुआ इसके बाद मुझे डर है कि फैंगजेंग अपना पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस को लूज करने वाला है। और ये बोलने के बाद अभी क्लैन लीडर अनाउंस करते हैं कि फैंग युआन ने इस कंपटीशन को जीत लिया है और फैंग युआन को अभी 100 प्रीमियर स्टोन एज अ रिवार्ड मिलने वाले हैं। और फैंग युआन अभी किसी भी दूसरे गु को एक बार फिर से चुन सकता है और फैंग युआन अभी जिस टीम में जाना चाहता है वो उसमें जा सकता है। तो बोलो फैंग युआन आखिर तुम किस टीम में जाओगे। और क्लैन लीडर अभी बोल रहे होते हैं कि फैंग युआन अभी तो तुझे मेरी बात मानना ही पड़ेगा। और ये बोलने के बाद हम लोग मोबे और चिंचैंग के ग्रैंडफादर को देखते हैं और दूसरी तरफ अभी फैंग युआन सोच रहा होता है कि फाइनली गड़बड़ी शुरू हो गई है। अगर मैं अभी छोटे ग्रुप में ज्वाइन हो गया तो ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि मैं बड़े ग्रुप को अभी ऑफेंड कर रहा हूँ और ऊपर से अभी जेएनजी के ग्रुप को पनिशमेंट हॉल एल्डर साथ दे रहे हैं। और अगर मैंने ये देख के ब्रूकली के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और फैंग युआन जब ये सब सोच रहा होता है तभी लीडर अभी फैंग युआन को बोलते हैं कि फैंग युआन तुम आखिर चूज करने वाले हो या फिर नहीं। अगर तुम चूज नहीं करने वाले तो तुम्हारे लिए मैं ही चूज कर देता हूँ। और ये सुन के अभी फैंग युआन तो सोच रहा होता है कि साला ये बुड्ढा अभी ये मुझे फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका है, मैं तो बस एक घटिया ग्रुप में जाना चाहता हूँ। और ये बोलने के बाद तभी एक बंदा फैंग युआन को बोलता है कि फैंग युआन आखिर तुम हमारे ग्रुप को क्यों ज्वाइन नहीं करते, हमारे ग्रुप में अभी अटैकर की बहुत ही ज्यादा कमी है। और अभी हमें पता चलता है कि ये ग्रुप सिकली स्नेक ग्रुप है जिसका लीडर गियू जियोसान होता है, जिसको देख के तो अभी लीडर भी सोचते हैं कि ये बंदा तो गियू जियोसान नहीं है क्या, और इसका ग्रुप तो बहुत ही ज्यादा घटिया है और ऊपर से इसको कोई बैकिंग भी नहीं दे रहा। और उसके बाद अभी हम लोग फैंग युआन को देखते हैं, जहाँ पर फैंग युआन तो अभी सोच रहा होता है कि क्लैन हायर अप्स मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं। और सोच के अभी फैंग युआन क्लैन लीडर को बोलता है कि मैं तो अभी जियोसान के ग्रुप में जाने वाला हूँ, जिसको सुन के अभी एल्डर को बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। और बाकी के लोग भी बोलते हैं कि क्या फैंग युआन पागल हो चुका है, आखिर फैंग युआन जियोसान के ग्रुप में क्यों जाना चाहता है जिसको तो कोई बैकअप भी नहीं दे रहा। और होने के बाद सारा का सारा ड्रामा वहीं पर ही खत्म हो जाता है और फैंग युआन जियोसान के टीम में चला जाता है। उसके बाद अभी 3 दिन का टाइम स्किप होता है, जहाँ पर हम लोग क्वीनमो माउंटेन में आते हैं, जहाँ पर अभी बहुत ही जोर से स्नोफॉल हो रहा होता है। और उसके बाद हम लोग अभी फैंग युआन और जियोसान को देखते हैं जो कि अभी मिशन करने के लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं कि फैंग युआन को भी अभी रैंक मिल चुका है और जियोसान अभी फैंग युआन को बोल रहा होता है कि जब हम लोग मिशन में होते हैं तब हम लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलते हैं और फैंग युआन क्या तुम इस स्पीड के साथ यूज्ड टू हो रहे हो, जिसमें फैंग युआन अभी जियोसान को बोलता है कि हाँ ये स्पीड मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और फैंग युआन अभी जियोसान के स्माइल को देख के बोलता है, इसका स्माइल मुझे उन लोगों का याद दिलाता है। और फैंग युआन अभी नहीं बोलता कि जियोसान का स्माइल देख के उसको किसका याद आता है, पर अभी हम लोग रेंजू का बैक स्टोरी देखने वाले हैं, जहाँ पर अभी रेंजू ने रूल्स एंड रेगुलेशन की मदद से स्ट्रेंथ गू को तो पकड़ लिया होता है, पर विजडम गू अपना दिमाग लगा के उससे भाग जाता है। और अभी हमें पता चलता है कि रेंजू के पास अभी 3 गू वर्म्स है। सबसे पहला रेंजू के पास अभी सस्पिशियन गू है, दूसरा ट्रस्ट गू है और लास्ट में एटीट्यूड गू है, जहाँ पर रेंजू अभी एटीट्यूड गू को पकड़ा होता है। और एटीट्यूड गू तो अभी रेंजू को बोल रहा होता है कि तुमने मुझे अभी पकड़ लिया है, इसलिए अब से मैं तुम्हारी सारी की सारी बातें मानूंगा, मुझे पहन लो ताकि तुम मेरे एबिलिटीज को यूज कर पाओ। और बोलने के बाद रेंजू अभी उस मास्क को अपने मुंह में लगाने की कोशिश करता है, पर वो जितना भी ट्राई करे वो उस मास्क को नहीं लगा पाता, जिसको देखने के बाद वो एटीट्यूड गू अभी रेंजू को बोलता है, ओ ह्यूमन तुम अभी दिल को पोजेस नहीं करते हो, एटीट्यूड तुम्हारे हार्ट के लिए एक मास्क की तरह होती है, पर तुम्हारे पास तो अभी दिल ही नहीं है, तो आखिर तुम मुझे कैसे पहन सकते हो। और जिन लोगों के पास दिल नहीं होता वो लोग कभी भी एटीट्यूड मास्क को नहीं पहन सकते। इन अदर वर्ड जिन लोगों के पास भी एटीट्यूड और दिल एक साथ होता है वो लोग अभी एक मास्क को पहन रहे होते हैं। और जियोसान भी अभी यही कर रहा है, वो अपने अपीयरेंस को बहुत ही ज्यादा जेंटल दिखा रहा है। आखिर जियोसान के रियल इंटेंशन क्या है, और अगर तुम लोग नहीं समझे हो तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ जो कि तुम लोग सुनने के बाद समझ जाओगे। तो अभी तुम लोगों के दिल में बहुत सारे रीजन की वजह से बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, पर अगर कोई बंदा तुम्हें पूछेगा कि भाई तू कैसा है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, हाँ भाई मैं बहुत ही ज्यादा मस्त हूँ, यही बोलोगे ना। तो अभी जियोसान भी यही कर रहा है, वो अपने दूसरे जो रियल इंटेंशन है उसको नहीं दिखा रहा, वो बस फैंग युआन को अभी ऐसा दिखा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब जियोसान के कैरेक्टर में कुछ
तो खोट है जो कि वो हमें अभी नहीं दिखा रहा। उसके बाद जियोसान अभी फैंग युआन को बोलता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट हो रहे हैं, अगर हम लोगों को फ्रोजन सोल को बहुत ही जल्दी ढूंढना है तो हम लोगों को इस मिशन को बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा। और फैंग युआन अभी तुम एक न्यू कमर हो, इसीलिए जब तुम हमारे स्पीड के साथ कैचअप नहीं कर पा रहे होते तब तुम हमें बता देना। जिसको सुन के अभी फैंग युआन अपने मन में सोचता है कि साला अभी अपने अथॉरिटी का शो अप कर रहा है। पर जियोसान अभी अपने बंदों को बोलता है कि चलो हमें अभी उस फ्रोजन सोल को भी ढूंढना है। और ये बोलने के बाद अभी आधे घंटे का टाइम स्किप होता है, जहां पर जियोसान अभी फैंग युआन को बोल रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया फैंग युआन, तुम हमारे साथ अभी कीप अप कर पा रहे हो। पर ये बोलने के बाद अभी जियोसान अपने बंदों को देखता है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा थक गए होते हैं। तो जो भी नहीं समझे, जियोसान अभी फैंग युआन को दिखाना चाहता है कि भाई तू यहाँ पर है और हम लोग यहाँ पर है। पर फैंग युआन अभी इन सभी को ऐसा दिखा रहा है कि भाई तुम यहाँ पर हो, तुम्हें यहाँ पर हूँ, तुम लोग इतना सा दौड़ने के बाद ही थक जा रहे हो, पर मुझे देखो मैं बिल्कुल भी नहीं थक रहा। और इसीलिए जियोसान को अभी अपने कॉमरेड के ऊपर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और जियोसान अभी अपने कॉमरेड को बोलता है कि जरा तुम लोग फैंग युआन को देखो, फैंग युआन एक न्यू कमर है, फिर भी वो अभी तक नहीं थका है और तुम लोग इतना सा दौड़ने के बाद ही थक गए। जिसको सुनने के बाद ये तीनों बंदे तो सोच रहे होते हैं कि आखिर फैंग युआन इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। हम लोगों को तो ऐसा लगा था जब फैंग युआन हमारे साथ कीप अप नहीं कर पा रहा होगा तब हम लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, पर लास्ट में अभी हमारा ही मजाक बन गया। और उसके बाद अभी जियोसान कॉन्ग जिंग को बोलता है कि हाँ यहीं पर ही फ्रोजन सोइल हमें मिलेंगे और इसलिए हम लोग अभी यहाँ से स्प्लिट अप होके फ्रोजन सोइल को ढूंढने वाले हैं। और फ्रोजन सोइल को ढूंढने के बाद 1 घंटे में हम लोग फिर से यहाँ पर रीअसेंबल होंगे। और कोंजिंग इन सबको टूल्स दे दो। और ये बोलने के बाद अभी कोंजिंग अपने हाथों में गुअम को समन करने की कोशिश करता है, जिसमें कोंजिंग अभी रैंक 2 के बेली फ्रॉग को समन करता है जो कि अपने मुंह से फावड़ा को उगलता है। जिसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि उस मेंढक ने अपने पेट से बहुत सारे चीजों को बाहर निकाला होता है। और मुझे पता नहीं क्यों पर मुझे ये देख के वो जिराया सेंसेई का मोमेंट याद आ गया, जब वो अपने फ्रॉग की मदद से वो पेन के क्या बोलते हैं पेन के जगह पे बाहर निकलते हैं ना, वो टाइम मुझे याद आ गया। उसके बाद फैंगमैन अभी उस फावड़े को पकड़ता है और बोलता है कि चलो अभी हम लोग फ्रोजन सोल को ढूंढते हैं। जिसको सुन के बाकी के बंदे तो बोल रहे होते हैं कि न्यू कमर सबसे पहले इतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट होते हैं, पर फ्रोजन सोल को ढूंढना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। बहुत सारे बंदे नॉर्मल सोल और फ्रोजन सोल में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे बंदे नॉर्मल सोल को फ्रोजन सोल समझ के उठा के ले आते हैं। और अगर मैं सच बताऊं तो इस फ्रोजन सोल को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे न्यू कमर का अगर लक बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ तभी उनको फ्रोजन सोल मिलता है। और ये बोलने के बाद अभी 1 घंटे का टाइम स्किप होता है, जहां पर जियोंजू और उसके कॉमरेड कुछ चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं। और उन्होंने अभी ये देखा होता है कि फैंग युआन ने तो बोरा भर के अभी फ्रोजन सोल को उठा के लेके आया है। जिसको देख के उनमें से एक लड़की अभी फैंग युआन को पूछती है कि आखिर उसको इतना ज्यादा फ्रोजन सोल कहाँ से मिला, जिसमें फैंग युआन अभी उस लड़की को बोलता है कि इसको ढूंढना तो बहुत ही ज्यादा आसान था, जब कोई स्वयं स्नो की वजह से जम जाता है तब ये फ्रोजन सोइल बनता है और लोग इसका फ्रूट और वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं और इसीलिए इसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा इजी था। और ये सुनने के बाद जियोंजू अभी फैंग युआन को बोलता है फैंग युआन बहुत ही ज्यादा बढ़िया, हम लोगों ने अपने मिशन को पूरा कर लिया है, इसलिए चलो अभी हम लोग फिर से क्लैन में जाते हैं। और ये बोलने के बाद जियोंजू ने अभी सारे के सारे सोइल को क्लैन में दे दिया होता है, जिसकी वजह से अभी उन लोगों को 6 स्पिरिचुअल स्टोन मिला होता है, जिनमें से 2 स्पिरिचुअल स्टोन को अभी जियोंजू रख लेता है और बाकी को सिर्फ एक एक देता है। जिसको देख के अभी फैंग युआन सोच रहा होता है जब कोई न्यू कमर किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है तब उस ग्रुप के मेंबर न्यू कमर को उसके मिशन से 3 टाइम ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन देते हैं, पर जियोंजू ने अभी मुझे बस एक ही स्पिरिचुअल स्टोन दिया है। और ऊपर से अगर हम लोगों ने इस फ्रोजन सोल को सिर्फ डिस्प्ले के लिए ढूंढा है तो आखिर इसको ढूंढने का मतलब क्या है। जियोंजू की हरकत देख के तो ऐसा लगता है कि वो मुझे अभी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर से स्पिरिचुअल स्टोन को ऐसे स्प्लिट करना ये तो एक फॉर्म ऑफ सप्रेशन है। आखिर जियोंजू मुझे सप्रेस क्यों करना चाहता है, क्या ये ऐसा हो सकता है। और फैंगमैन अभी क्या सोच रहा है ये तो फैंगमैन अभी हमें नहीं बताता, पर तुम लोगों को थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। उसके बाद अभी हम लोग जियोसान को देखते हैं जो कि अभी फैंगमैन को बोल रहा होता है तुम अभी ही ग्रेजुएट हुए हो, इसलिए तुम्हें शायद इस बात के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे क्लैन में एक रूल है कि हम लोगों को 1 महीने में एक मिशन को तो लेना ही पड़ता है। तुम अगर उस मिशन को कंप्लीट कर पाए या फिर उसको परफेक्ट कर पाए तो तुम्हारा रैंक भी बढ़ सकता है। और सेकेंडली इन मिशन को इंटरनल अफेयर्स हॉल या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स हॉल ही हैंडल करती है। और एक बार अगर तुमने मिशन को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें उस मिशन को जैसे भी करके पूरा करना ही पड़ेगा। और लास्ट बात की एक स्पेशल कंडीशन भी है, जो गू मास्टर रैंक 1 के गू मास्टर होते हैं वो लोग इन मिशन को नहीं छोड़ सकते, पर जो गू मास्टर रैंक 2 या फिर उससे ज्यादा के होते हैं वो लोग मिशन को ऐसे ही अबैंडन कर सकते हैं। यानी कि फैंगमैन किसी भी मिशन को छोड़ नहीं सकता और ये बात तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद तो लीडर अभी फैंगमैन को बोलता है और हाँ मैंने हमारे लिए एक नया हंटिंग मिशन को लेके आया हूँ, इसका डेंजर लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, इसलिए ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल होगा। और फैंगमैन भी ये सुनने के बाद जियोसान को बोलता है कि मेरा ध्यान
ध्यान रखने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। जिसको सुनने के बाद जियोसान का चमचा अभी फेंग युआन को बोलता है कि फेंग युआन, तुम्हें जियोसान को थोड़ा अच्छे से थैंक यू बोलना चाहिए। और ये सुनने के बाद अभी जियोसान की टीम के दो लड़कियां अभी फेंग युआन को बोलती है कि हाँ, तुम उनको अच्छे से थैंक यू बोलो, और क्यों ना तुम हमारे ग्रुप लीडर को लंच ट्रीट में दे दो। अबे सालो, तुम लोगों ने फेंग युआन को सिर्फ एक स्पिरिचुअल स्टोन दिया है और तुम लोग चाहते हो कि वो एक स्पिरिचुअल स्टोन भी तुम लोग फेंग युआन से छीन लो। और ये सुनने के बाद अभी जियोसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए बोलता है कि नहीं नहीं, इसका कोई भी जरूरत नहीं है, फेंग युआन के पास इतना ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन नहीं होगा, इसीलिए उसको ऐसे ही इसको रखने दो। जो सुनने के बाद अभी फेंग युआन उसे बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया और मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए मैं सबसे पहले जा रहा हूँ। और ये बोल के फेंग युआन वहां से चला जाता है। पर जाते हुए फेंग युआन अभी सोचता है, इन लोगों के लिए ये मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पर मेरे लिए ये मिशन कुछ भी नहीं है। और फेंग युआन के ऐसे जाते हुए देख के उनके टीम के मेंबर अभी बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं, बिकॉज उसके टीम लीडर ने अभी मिशन करने के लिए बोला था, पर फेंग युआन तो क्या बोल रहा है कि मेरा कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। इसीलिए उन लोग अभी थोड़ा सा जो है शौक है कि आखिर फेंग युआन ऐसे कैसे कर सकता है, कि वो अपने ग्रुप लीडर के जो बात है उससे कैसे मुकर सकता है। और जियोसान को अभी देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसका कुछ तो प्लान फेल हो गया है। उसके बाद अभी जियोसान फेंग युआन को रुकने के लिए बोलता है, और जियोसान अभी फेंग युआन को बोलता है कि तुम्हारे पास तो कोई रूम नहीं होगा ना अभी रहने के लिए, और तुम अभी चाह रहे होगे कि तुम किसी घर को रेंट में ले लो। जो सुनने के बाद अभी फेंग युआन जियोसान को बोलता है कि हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, और तुम्हारे पास कोई रिकमेंडेशन है क्या। जिसमें जियोसान उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर पे रह सकते हो। जिसमें फेंग युआन उसको सीधा मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं रहूंगा। उसके बाद हम लोग अभी फेंग युआन को देखते हैं, जिसके पीछे अभी एक मेड आई होती है, जो कि उसको अभी एक बैंक्वेट में बुला रही होती है, जो कि उसके अंकल और आंट ने ही कंडक्ट किया होता है, बिकॉज फेंग युआन ने मैच जीत लिया ना। जिसको सुनने के बाद जियोसान भी अभी उसे बोलता है कि तुम अपने आंट और अंकल के घर में क्यों नहीं रहते हो, ऐसे घर को रेंट करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा महंगा हो सकता है। और फेंग युआन ये सब देखने के बाद सोचता है, ऑफ कोर्स, आखिर इस नौकरानी को मेरी जगह के बारे में कैसे पता चल गया। मुझे जैसे लगा था ये लोग मेरे अंकल और आंट के साथ मिले हुए हैं। मेरे अंकल और आंट ने जियोसान को यहाँ पर अभी मुझे बहकाने के लिए भेजा है। यानी कि तुम समझ रहे हो कि थोड़ी देर पहले फेंग युआन ने बोला था ना कि ये वो हो सकता है, तो उसका यही मतलब था कि ये जो है इसके अंकल और आंट से मिला हो सकता है, जो कि फेंग युआन का प्रिडिक्शन अभी सही हुआ है। उसके बाद हम लोग अभी फेंग युआन के अंकल और आंट को देखते हैं, जो कि अभी फेंग युआन के इनहेरिटेंस के पीछे ही पड़े होते हैं। पर फेंग युआन के अंकल अभी अपने वाइफ को बोलते हैं, मैंने जियोसान को फेंग युआन के पास इसीलिए तो भेजा है ताकि वो इतने सारे मिशन ले कि फेंग युआन इंटरनल अफेयर्स में अपने इनहेरिटेंस के लिए अप्लाई कर ही ना पाए। और फेंग युआन का रैंक भी अभी बहुत ही ज्यादा कम है, इसका मतलब वो इस मिशन को डिनाई नहीं कर सकता, उसको इस मिशन को करना ही पड़ेगा। देख रहे हो अंकल और आंट कितना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, वो भी फेंग युआन के सामने, जो कि उनका जो है इस प्लान को बहुत ही ज्यादा आसानी से तोड़ने वाला है। उसके बाद अभी हम लोग फेंग युआन को देखते हैं, जहाँ पर अभी स्नो पड़ना कम हो चुका होता है, जहाँ पर फेंग युआन अभी सोच रहा होता है कि ये साला जियोसान अभी दूसरे मिशन को लेने वाला होगा, और ऊपर से वो हमारे टीम का ग्रुप लीडर भी है, इसलिए अगर वो किसी भी मिशन को लेगा तो हमें उस मिशन को करना ही पड़ेगा। और इसी चीज की मदद से वो मेरे फैमिली इनहेरिटेंस के लिए मुझे अप्लाई करने नहीं दे रहा। और अभी मैं फाइनली उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में रूम रेंट किया था। जब मेरे अंकल और आंट ने मुझे प्रीवियस लाइफ में मेरे घर से किक आउट कर दिया था, तब मेरे पास बस 15 स्पिरिचुअल स्टोन ही थे। मैंने बहुत सारे दिनों तक स्ट्रीट में सोया, पर कुछ टाइम के बाद मुझे ये जगह मिल गई, जहाँ पर मुझे नहीं पता कि बाकी जगह पे मेरे अंकल और आंट के आदमी भी हो सकते हैं, पर मुझे जहाँ तक पता है इस जगह पे उनका कोई भी आदमी नहीं है। और ये बोलने के बाद फेंग युआन अभी सेकंड रैंक में ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टीवेशन करना शुरू करता है, जहाँ पर फेंग युआन अभी अपने एपरेचर वॉल को इवॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका स्पिरिचुअल एसेंस अभी बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए उसका अभी ब्रेक थ्रू फेल हो जाता है। जिसको देख के अभी फेंग युआन बोलता है कि ऐसा तो होना ही था, 10 में से 9 बार हम लोग जो चीज सोचते हैं वो कभी भी नहीं होता, और वैसे भी ये सब तो बस छोटे से हर्डल्स है, इन सबको मैं बहुत ही आसानी से पार कर लूंगा। और ये बोलने के बाद अभी दूसरा दिन होता है, जहाँ पर हम लोग जियोसान और उसके आदमी को देखते हैं, जहाँ पर जियोसान तो अभी बोल रहा होता है कि ये फेंग युआन बंदा ये थोड़ा सा लेट नहीं है। जो सुन के अभी उसका आदमी बोलता है कि हाँ, हम लोगों ने लास्ट नाइट ही डिसाइड किया था कि आज हम लोग मिशन पे जाने वाले हैं, पर फेंग युआन अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है। वो हमारे टीम लीडर और हम सबको बहुत ही ज्यादा वेट करवा रहा है, और अभी तो मुझे फेंग युआन को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और ये सुनने के बाद अभी जियोसान को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो अभी अपने आदमी को बोलता है, जाओ और अभी फेंग युआन को चारों तरफ तलाश करो, हम लोग फेंग युआन को रैंक 2 में ब्रेक थ्रू करने नहीं दे सकते। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग फेंग युआन को देखते हैं, जहाँ पर उसने अपने हाथों में स्पिरिचुअल स्टोन को पकड़ा होता है, और स्पिरिचुअल स्टोन को देखते हुए अभी फेंग युआन बोलता है कि मेरे पास ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन नहीं बचे हैं, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे रैंक 2 में ब्रेक थ्रू करने के लिए 2 महीने भी लग सकता है, पर मुझे अभी रैंक 2 में ब्रेक थ्रू करके मेरे इनहेरिटेंस को अभी वापस लेना है। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत ही ज्यादा स्टूपिड मेथड का यूज करने वाला हूँ। मैं स्पिरिचुअल स्टोन की मदद से
से अपने ब्रेक थ्रू को फोर्स करने वाला हूँ। मेरे पास अभी बस 44 प्रीमियल एसेंस बचा हुआ है और अगर मुझे अपने एपरेचर वाल को इवॉल्व करना है तो मुझे इस स्पिरिचुअल स्टोन को एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, जिसकी मदद से मैं 4-5 दिनों में ही एपरेचर वाल को ब्रेक करके उसको इवॉल्व कर सकता हूँ। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग जियोसान को देखते हैं, जहाँ पर उसके आदमी ने चारों तरफ देख लिया होता है पर उन्हें फैंग युआन नहीं मिलता। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि जियोसान को बोलती है कि हम लोगों ने फैंग युआन को ढूंढ लिया है, वो सैबी बम्बू बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में है, वो वही हो सकता है। जिसको सुनने के बाद अभी जियोसान बोलता है, अच्छा तो वो बंदा वहाँ पर छुपा हुआ है, चलो तो चल के उसको थोड़ा सा खुराक देते हैं। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग जियोसान को फैंग युआन के रूम के सामने देखते हैं, जहाँ पर जियोसान और उसके बंदे अभी फैंग युआन को बुला रहे होते हैं और फैंग युआन उनकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जिसको सुनने के बाद जियोसान अभी अपने बंदे को बोलता है कि दया इस दरवाजे को तोड़ दो। जो सुनने के बाद उसका बंदा भी उस दरवाजे के ऊपर लात मारता है और उसे तोड़ देता है। और जब जियोसान उस रूम के अंदर आता है तो वहाँ पर उसे फैंग युआन नहीं दिखता, जिसको देख के अभी जियोसान बोलता है कि आखिर ये फैंग युआन कहाँ पर चला गया। उस बच्चे ने 1 महीने का पेमेंट अभी ही दे दिया है और ऊपर से इसने अभी यहाँ पर बहुत सारा अपना सामान भी लेके रख चुका है। शायद ये बंदा यहाँ पर सेकुलेशन में जाने के बारे में सोच रहा होगा, इसीलिए हम लोग अभी यहीं पर ही कैंप करके बैठते हैं। और सेकुलेशन का मतलब ऐसा होता है कि तुम किसी भी या फिर रूम में या फिर केव में खुद को बंद कर देते हो और वहां पर तुम बस कल्टीवेशन करते हो, वो भी महीने या फिर साल के लिए। और अभी हम लोग फैंग युआन के प्रीमियल एसेंस को देखते हैं, जहां पर अभी क्रैक पड़ रहा होता है। और तो अभी फैंग युआन अपने प्रीमियल एसेंस के वाल को तोड़ के अभी उसे इवोल्व कर लेता है, जिसका मतलब अभी फैंग युआन रैंक 2 में पहुंच गया। और रैंक 2 में पहुंचने के लिए फैंग युआन को 4 दिन और 3 रातें लग गई। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जिस बंदे ने अभी फैंग युआन को अपनी जगह पे रखा है वो ये बंदा है। और आई होप कि तुम इस बंदे को नहीं भूले होगे, ये वही बंदा है जो कि शायद रिवर्स इंसैनिटी के पार्ट 2 में आया था, जहां पर इस बंदे ने एक रेस्टोरेंट में बवाल भी मचा दिया था। उसके बाद जियान जी अभी फैंग युआन के ब्रेक थ्रू के लिए उसका कांग्रेचुलेट भी करता है और फैंग युआन अभी उसे बोलता है कि मैं अभी अपने विलेज में जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद जियान जी अभी फैंग युआन को बोलता है, तो फिर अच्छे से जाना, तुम्हें शायद पता नहीं होगा पर कुछ टाइम पहले अभी उसने हमारे विलेज के ऊपर अटैक कर दिया है, इसीलिए अगर तुम चाहती हो तो तुम एक रात यहीं पर ही रुक सकते हो। और फैंग युआन उसे मना कर देता है और फैंग युआन वहां से चला जाता है। उसके बाद हम लोग अभी बहुत सारे बंदों को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं और हम लोगों को अभी पता चलता है कि फैंग युआन भी उन्हीं के साथ भाग रहा है। और तभी फैंग युआन को चिंचैंग देख लेता है और चिंचैंग अभी फैंग युआन को बोलता है कि फैंग युआन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर अभी बहुत सारे मॉन्स्टर का आउटब्रेक हुआ है और आखिर तुम जैसा रैंक 1 का बंदा यहाँ पर क्या ही कर सकता है। अगर तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो तुम्हें मेरी तरह रैंक 2 का तो होना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होना। जो सुनने के बाद अभी फैंग युआन चिंचैंग को बोलता है, फिर तो मैं तुम्हारे साथ ही ज्वाइन हो जाता हूँ और जब हम लोग फ्रंट लाइन में पहुंच जाएंगे उसके बाद मैं अपने ग्रुप के साथ रिटर्न हो जाऊंगा। जो सुनने के बाद अभी चिंचैंग फैंग युआन को बोलता है कि साले तुझे आखिर अपने ग्रुप में रखना कौन चाहता है। जिसको सुनने के बाद अभी फैंग युआन चिंचैंग को बोलता है कि साले तू शायद भूल गया, एक क्लैन के रूल ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई गू मास्टर पीछे छूट गया है और उसके पास जो भी क्लोजेस्ट ग्रुप नियर होते हैं वो लोग उनके साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। और चिंचैंग क्या तुझे इसके बारे में नहीं पता है। जिसको सुनने के बाद चिंचैंग का ग्रुप का लीडर भी उसे बोलता है कि हाँ वो सच बोल रहा है और इसलिए तुम सभी लोग अभी मुझे फॉलो करो। जिसको सुनने के बाद चिंचैंग तो अभी अपने लीडर को बोल रहा होता है कि आखिर हम लोग उसको हमारे साथ क्यों लेके जा रहे हैं, वो तो बस अभी एक रैंक 1 का गू मास्टर है। और बंधु तेरे पास दिमाग नहीं है क्या, अभी फैंग युआन ने बोला ना कि क्लैन के रूल यही बोलते हैं तो तुझे क्लैन के रूल मानना चाहिए ना, पर भोंदू साला इसको नहीं पता है, एक ही क्वेश्चन को ये भोंदू 2-2 बार पूछ रहा है। उसके बाद चिंचैंग का ग्रुप लीडर अभी एक जगह पे रुकता है और अपने बंदे को बोलता है कि यहाँ पर थोड़ा सा देखो, क्या यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है। जिसमें ये ओरोचिमारू जैसा दिखने वाला बंदा बोलता है कि यहाँ पर 3 मीडियम साइज के एनिमल है और इनको देख के ऐसा लगता है कि ये लोग बस जंगली हिरन है। जो सुनने के बाद अभी चिंचैंग का ग्रुप लीडर बोलता है तो फिर उन्हें भगा दो। उसके बाद उनको भगाने के बाद वो लोग थोड़ा सा दूर आते हैं, जहाँ पर ओरोचिमारू का थर्ड कॉपी अभी उन्हें बोलता है मुझे फैंग युआन का टीम मिल चुका है, पर वो लोग अभी वाइल्ड बोर किंग के साथ लड़ रहे हैं। जिसको सुनने के बाद अभी फैंग युआन सोचता है कि हाँ वाइल्ड बोर किंग, अगर मुझे उसका दांत मिल गया तो मेरे गू आर्म्स को कंबाइन करने का ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रास्ता हो सकता है। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग चिंचैंग के ग्रुप लीडर को देखते हैं जो कि उनका मदद करने के लिए वहां से चला जाता है, जहाँ पर अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उस वाइल्ड बोर के ऊपर, जिसके सामने अभी एक रेड पाइथन होता है और नेक्स्ट पैनल में वो रेड पाइथन उस वाइल्ड बोर को पकड़ लेता है। और वेट अ सेकंड, ये रिवर्स इंसेनिटी तो है ना, मैं पोकेमोन तो नहीं देख रहा, भेंचो तुम लोग कल्टीवेटर हो यार, एक क्या सांप से सुअर को लड़ा रहे हो, खुद लड़ो ना उसके साथ। और उसके बाद अभी हम लोग ओरोचिमारू का थर्ड कॉपी को देखते हैं जो कि उस वाइल्ड बोर को देख के बोलता है ऐसा लगता है कि ये पहले से ही बहुत ही ज्यादा इंजोर्ड था। और जियोसान का बंदा अभी चिंचैंग के लीडर को बोलता है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद अभी चिंचैंग का लीडर उन लोगों को बोलता है कि हाँ ये वाइल्ड बोर तुम्हारा ही है और मेरे दोस्त इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट करना। और ये बोलने के बाद तभी वो बंदा अपने मुंह से जाल फेंकता है और अपने जालों से वो वाइल्ड बोर किंग को पकड़ लेता है। और
और ये सब देख के अभी चिंचैंग का लीडर बोलता है कि हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने कर लिया है, अभी फैंग युआन यहाँ पर रुक सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद अभी जियो सान फैंग युआन को बोलता है कि फैंग युआन जाओ और जाके उस वाइल्ड बोर किंग को पकड़ो, वो स्पाइडर वेब अभी टूटने वाला है। जो सुनने के बाद फैंग युआन भी अभी चला जाता है और वो उस वाइल्ड बोर किंग को पकड़ लेता है, जिसको देख के अभी जियो सान बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वाइल्ड बोर किंग अभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और अभी अगर फैंग युआन को चोट लग गया तो वो रैंक 2 में नहीं पहुंच सकता। और जियो सान अभी इस अपॉर्चुनिटी का मदद लेके फैंग युआन को हॉट करना चाहता है, पर इस बंधु को अभी ये बात नहीं पता है कि फैंग युआन अभी सेकंड रैंक में ब्रेक थ्रू कर चुका है। उसके बाद अभी जियो सान अपने फीमेल मेंबर को बोलता है कि जाके फैंग युआन को सपोर्ट करो, जिसमें वो बंदी भी अपने गुअम्स का यूज करती है और उस वाइल्ड बोर को पकड़ लेती है। जो देखने के बाद अभी फैंग युआन अपने मन में सोचता है कि मेरे सामने तुम मेरे लिए किलिंग इंटेंट निकाल रहे हो और तुम लोग इस क्लैन के ट्रेडिशनल मोरल के बिहाफ नहीं जा सकते, पर मैं अगर सच बताऊं तो मुझे इन ट्रेडिशनल मोरल्स का घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी अपने हाथ को इस वाइल्ड बोर से हटाने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद फैंग युआन अभी अपने हाथों को हटा देता है, जिसकी वजह से वो वाइल्ड बोर फैंग युआन के मुंह पे मारता है और उसके बाद वो वाइल्ड बोर उस लड़की के ऊपर भी मारता है, जिसकी वजह से अभी उसके मुंह से खून आ जाता है। और दूसरी तरफ अभी फैंग युआन को भी बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। उसके बाद डैमेज खाने के बाद अभी फैंग युआन बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैंने अपने जेड स्किन गू को लास्ट टाइम में ही यूज कर लिया, जिसकी वजह से अभी मुझे ज्यादा चोट नहीं लगा। पर जियो सान ये देखने के बाद फैंग युआन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम उसे पकड़ लोगे। और सुन के अभी फैंग युआन जियो सान को बोलता है कि पर मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। और उसका दूसरा मेंबर अभी फैंग युआन को बोलता है कि साले तेरी वजह से वासिन मर गई। वेट अ सेकंड, वो मर गई? साला ये वाइल्ड बोर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो अपने एक हिट में ही एक रैंक 2 के मास्टर को मार सकता है। उसके बाद जियो सान अभी फैंग युआन को बोलता है कि मैं तुझे थोड़ी देर बाद देखूंगा और कोंगजिंग अपने स्केल वेब से इस मोस्टर को पकड़ लो। और ये बोलने के बाद वो मेंबर अभी स्केल वेब से उस मोस्टर के ऊपर अटैक करता है और एक अटैक में वो बंदा उस वाइल्ड बोर को पकड़ लेता है, जिसको देखने के बाद अभी जियो सान और वो बंदा बहुत ही ज्यादा रिलीव कर रहे होते हैं। और तभी फैंग युआन अभी उन्हें बोलता है कि मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा। और ये बोल के फैंग युआन उस वाइल्ड बोर के ऊपर अभी मून ब्लेड से अटैक करता है और फैंग युआन की अटैक की वजह से वो वेब भी ब्रेक हो जाता है, जिसको देख के अभी बाकी का 2 मेंबर का फट जाता है और वो वाइल्ड बोर इस चीज का फायदा उठा के जियो सान के ऊपर अटैक कर देता है। पर जियो सान उस वाइल्ड बोर के अटैक से बच जाता है। उसके बाद जियो सान अभी फैंग युआन को बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए कुछ भी मत करो, तुम थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही बैठे रहो, जिसमें फैंग युआन अभी जियो सान को बोलता है पर कैप्टन मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं जानबूझ के ये सब नहीं कर रहा। और ये सुनने के बाद जियो सान अभी अपने सराउंडिंग में पॉइजनस गैस को फेंकता है और थोड़ी देर में वो पॉइजन जियो सान और उस वाइल्ड बोर को अपने चपेट में ले लेता है। और फैंग युआन अभी दूसरी लड़की को बोलता है कि सिस्टर क्या तुम मेरे पैर को ठीक कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि मैंने ये जान के नहीं किया है। पर फैंग युआन अभी सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है कि वाइल्ड बोर किंग यहीं पर ही मर रहा है, मैं वाइल्ड बोर किंग का मदद लेके उन्हें मार सकता था, कितनी बुरी बात है। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग जियो सान को देखते हैं जिसने उस वाइल्ड बोर को मार दिया होता है, पर अपने गू को यूज करने की वजह से अभी जियो सान के पास ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बचा होता। और उसके बाद अभी वो तीनों मेंबर वाइल्ड बोर का चीड़फाड़ कर रहे होते हैं, ऑफकोर्स कुछ पैसों के लिए, जिसमें तभी उन लोगों के ऊपर कुछ वुल्फ्स अटैक कर देते हैं, जिसको देखने के बाद जियो सान और उसका दूसरा मेंबर अभी वहां से भाग जाते हैं। और फैंग युआन अभी ये सब चीज देखने के बाद सोचता है कि मेरे पास अभी ऐसा कोई भी गुअम नहीं है जिसकी मदद से मैं अभी अपनी स्पीड को बढ़ा सकता हूँ, और इसीलिए मैं जियो सान को कभी भी स्केप नहीं कर सकता। और ऊपर से अभी जियो सान और उस मेंबर के पास भी ज्यादा प्रीमियल एसेंस नहीं है, इसका मतलब वो लोग कभी भी लाइटनिंग गू को आउटरन नहीं कर सकते। और ये बोलने के बाद अभी फैंग युआन उस दूसरी लड़की के ऊपर भी अटैक करता है और उसे भी मार देता है। और फैंग युआन अभी उन उल्फ से छुपने के लिए अभी उस वाइल्ड बोर के अंदर जाके छुप जाता है। उसके बाद बहुत सारे उल्फ उस सुअर को खाना शुरू करते हैं, जहाँ पर फैंग युआन अभी उस बीच के अंदर छुप के सोच रहा होता है मुझे पता है कि अभी लाइटनिंग उल्फ से आए हैं और क्लैन भी हमारे लिए अभी रीइंफोर्समेंट भेज ही रहा होगा, मुझे बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छुपे रहना है। और बात रही जियो सान और कोंजिंग की, तो वो तो अभी तक मर चुके होंगे, उनके पास इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एसेंस नहीं बचा हुआ था, शायद उन लोगों को इन उल्फ्स ने मार दिया होगा। और जब तक ये उल्फ मुझे ढूंढेंगे तब तक मैं अपने प्रीमियल एसेंस को थोड़ा तो रिकवर कर ही लूंगा, और उसके बाद जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आती तब तक मैं इनमें से एक दो को तो मार ही सकता हूँ। और ये बोलने के बाद अभी हम लोग एक लाइटनिंग उल्फ को देखते हैं जो कि किसी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि किसी ने उस उल्फ को बीच से फाड़ दिया है, और अभी हमें पता चलता है कि उसको रेस्क्यू टीम ने फाड़ा था, जिसको देख के अभी फैंग युआन भी बाहर आ जाता है। उसके थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम उन सारे के सारे लाइटनिंग उल्फ्स को वहीं पर ही मार देते हैं। और जब एक लड़की दूसरी लड़की को देखती है तब उसे पता चलता है कि ये तो पहले ही मर चुकी है, जिसको देखने के बाद वो फैंग युआन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है कि तुम एक लड़की हो फिर भी तुम एक लड़की के पीछे छुप रहे थे। जो सुनने के बाद अभी फैंग युआन उसे बोलता है कि वो मेरे साथ इनर स्पोर्ट के लिए लड़ रही थी पर मैं जीत गया इसलिए वो मारी गई, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोई क्राइम किया है
तो तुम पनिशमेंट हॉल में मेरा कंप्लेन कर सकती हो। जिसको सुनने के बाद उस लड़की को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर उसका मेंबर उसे आके रोक देता है। और भेंचोद इस रिबन इंसैनिटी में ये लड़कियों का जैसा बिहेवियर है ना, इनको देख के तो मुझे लगता है कि भेंचोद इनको मारना चाहिए, मारो इन बहन की लोड़ियों को। और बाय द वे, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इतना ज्यादा वायलेंट क्यों हो रहा हूँ, तो अभी 2 बज गए हैं और सुबह मुझे जॉब में भी जाना है और ऊपर से अभी मुझे नींद भी आ रहा है, इसीलिए। और फैंगवन अभी अपने बातों को समझाने के लिए हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देता है, जैसे कि तुम अभी बाढ़ में बह रहे हो और अभी तुम्हारे पास एक फट्टा है जिसकी मदद से तुम अभी उस बाढ़ में बचे हुए हो, और तुम अभी देखते हो कि तुम्हारे साइड में एक बंदा अभी डूब रहा है और तुम अभी उस बंदे को बचाने के लिए खुद का लकड़ी तो उसे नहीं दोगे ना। तो अभी फैंगवन यही बताने की कोशिश कर रहा है कि वो लड़की मारी गई तो मारी गई, अगर मैं उसे बचा पाता तो भी मैं उसे नहीं बचाता, बिकॉज इसकी वजह से मैं मर सकता था। और ये बोलने के बाद अभी फैंगवन थोड़ा सा दूर आता है, जहाँ पर फैंगवन अभी सोचता है कि बहुत बढ़िया, मेरे टीम के चारों लोग ही मारे गए और जियोसान ये तो कितनी बुरी तरीके से मारा गया है, इसके पास अभी भी इसके गूअम्स तो होंगे ही ना। पर बोलने के बाद तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है, जिसको देखने के बाद अभी फैंगवन सोचता है कि मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा, जियोसान अभी मर चुका है, मैं इसको ऐसे ही यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। पर अभी अगर इनको पता चल गया कि मैं जियोसान का गूअम्स को चुराने वाला हूँ, तो वो लोग मुझे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। पर बोलने के बाद अभी फैंगवन जियोसान का मुंह को कवर कर देता है और मुझे अभी पता नहीं क्यों, पर ये पैनल देख के मुझे ऐसा लगता है कि जियोसान जिंदा था, पर फैंगवन ने अभी उसे मार दिया है। उसके बाद तभी फैंगवन के पीछे से मेडिकल हॉल का बंदा आता है, जो कि फैंगवन को बोलता है कि मुझे इस बॉडी को देखने दो। और ये बोलने के बाद अभी वो बंदा फैंगवन को बोलता है कि क्लैन का एक रूल है, अगर कोई गू मास्टर मर गया तो क्लैन उसके गूअम्स को फिर से वापस ले जाते हैं, और अगर गू मास्टर मर चुका है तो उसके गूअम उसके इनहेरिटर को मिलता है। पर कितनी स्ट्रेंज बात है कि ये मर चुका है पर इसके अंदर अभी कोई भी गूअम्स नहीं है। और ये बोलने के बाद अभी वो बंदा फैंगवन को बोलता है, पर मरे हुए लोग वापस नहीं आते, इसलिए तुम्हें अभी बहुत ही अच्छे से जीना होगा। जो सुनने के बाद अभी फैंगवन उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा ना कि इसके गूअम्स को मैंने लिया है। पर वो बंदा फैंगवन को कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। और फैंगवन अभी हंसते हुए बोलता है कि तुम सही हो, जो लोग भी अभी मारे गए हैं उनके लिए मुझे तो अच्छे से जीना पड़ेगा ना। और मैं भी अच्छे से नहीं समझा, पर मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद फैंगवन ने ही उस जियोसान के जो है गूअम्स को लिया है, वरना उसके गूअम्स कहाँ पर गायब हो गए, वो हवा में तो ऐसे गायब नहीं हो सकते ना। उसके बाद हम लोग इंटरनल अफेयर्स हॉल को देखते हैं, जहाँ पर फैंगवन ने अभी अपने इनहेरिटेंस के लिए अप्लाई कर दिया होता है। पर तभी वहाँ पर फैंगजेंग आता है, जो कि अभी फैंगवन को बोलता है कि ग्यू जिंजू अभी मर चुकी है और उसके लिए हम लोगों ने मेमोरियल असेंबली बनाया है, और ग्यू जिंजू भी हमारे साथ बहुत सालों के लिए रही थी, इसलिए चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं। जिसमें फैंगवन अभी उसे बोलता है कि वो बहुत ही बूढ़ी हो गई थी, इसलिए उसे तो अभी मरना ही था और शायद वो बीमार होने की वजह से मारी गई थी, और अगर तुमने किसी पर्सन का डेथ को पहले ही देख लिया है तो तुम्हें अभी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये बोलने के बाद अभी फैंगवन सोचता है कि डेथ किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो इधर तुम ब्यूटीफुल हो या फिर अगली हो, डेथ तुम्हारे पास ऑफ कोर्स आएगा। और फैंगजेंग ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलता, पर बाकी लोग फैंगवन के बारे में अभी बातें करना शुरू करते हैं, और फैंगजेंग को तो अभी अपने ब्रदर का आंसर सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ये बहन का भाई गुस्सा के सिवा क्या ही कर सकता है, बहनचोद कितनी बार फैंगवन के साथ लड़ गया पर एक बार भी नहीं जीता है फैंगवन को। और उसके बाद अभी फैंगवन बोलता है कि वो लोग जो कि पैसे और लुक्स के पीछे पड़े होते हैं, वो लोग ही गुस्सा करते हैं अगर किसी ने उनको गाली दे दिया, या फिर वही लोग तब खुश होते हैं अगर किसी ने उनको प्रेस कर दिया। पर ये सारे बस स्टैंडर्ड्स है जो कि बाकी लोग तुम्हें देखते हैं, और जिन लोगों को भी ये बात खटती है कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो लोग फ्यूचर में जाके बस पिटीफुल आदमी ही बनते हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ मार्शल आर्ट बाकी लोग क्या सोचते हैं ये बहुत ही ज्यादा फालतू है, इसीलिए इस दुनिया में डेविली एग्रेसिव होते हैं। और ये बोलने के बाद ये पार्ट यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो, और मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है, इसीलिए पहली बार गुड नाइट।